हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपना 17 चैप्टर चल रहा है और जिसके 2 पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। आपको याद है ना, अपन ने 2 पार्ट में क्या पढ़ा है? 2 पार्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था, एक तो वस्तु विनिमय है ना, कि जब मुद्रा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था तो हम क्रय विक्रय किससे करते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली से। उसके बाद अपन ने देखा कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर कई सारे दोष थे, कमियां थी, इसलिए फिर अपन ने क्या किया? मुद्रा का आविष्कार हुआ। और मुद्रा का आविष्कार राजा महाराजाओं के जमानों में ऐसे सिक्के जिसके ऊपर मोहरें लगी हुई रहती। फिर अपन ने देखा कि मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहते हैं, जो कि रोम के अंदर स्वर्ग की देवी जूनो का जो दूसरा नाम था मोनेटा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार हमने मुद्रा का प्रादुर्भाव पढ़ा। फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो लास्ट जो अपनी वीडियो थी उसके अंदर अपन ने देखा था कि मुद्रा की परिभाषाएं क्या है ना, और मुद्रा की पूर्ति, आरबीआई ने जो मुद्रा की पूर्ति के बारे में बताया था, M1, M2, M3, M4 जो 4 विकल्प बताए थे उसके बारे में बच्चों अपन ने पढ़ लिया। आज अपन इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे मुद्रा के कार्य। तो बच्चों, मुद्रा की जब मैंने परिभाषा की बात करी थी तब भी मैंने आपको कहा था कि मुद्रा की परिभाषा ही उसके कार्य और कार्य ही उसके परिभाषा है। तो आपको परिभाषा याद है ना? अपन ने कहा था ऐसी कोई भी वस्तु जो क्या करती हो, मूल्य का मापक हो, क्रय विक्रय करने का माध्यम हो, मूल्य संचय का मान हो, उसके बाद भावी भुगतान या स्थगित भुगतान है हमारा उसका आधार हो, और जो स्वतंत्र और विस्तृत हो और सभी के द्वारा स्वीकार्य हो, उसी को अपन ने मुद्रा कहा था। तो अब हम इसी मुद्रा के कार्य के बारे में बात करते हैं। बच्चों, मुद्रा के मुख्य रूप से अपन ने 4 भागों में बांट दिया कार्यों को। अनिवार्य कार्य जिसको कि अपन प्राथमिक कार्य भी कहते हैं, सहायक कार्य जिसको अपन द्वितीयक कार्य भी कहेंगे, आकस्मिक कार्य और अन्य कार्य। अब अनिवार्य कार्य में क्रय विक्रय का माध्यम, मूल्य का मापक। अनिवार्य 2 कार्य इसके जो प्राथमिक कार्य, एक तो क्रय विक्रय का माध्यम और मूल्य का मापक। जो सहायक कार्य है उसमें मूल्य के संचय का साधन, क्रय शक्ति हस्तांतरण और भावी भुगतानों का आधार। इसी प्रकार जो आकस्मिक कार्य उसमें आय का वितरण, संपत्ति की तरलता और साख का आधार। और जो अन्य कार्य में है कि मुद्रा इच्छा के वाहक है और शोधन क्षमता सूचक है। तो बच्चों, अब हम एक एक कार्य को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे इसका अनिवार्य कार्य है क्रय विक्रय माध्यम। तो ये बात तो हम पहले वीडियो से ही कर रहे हैं कि मुद्रा क्या है? क्रय विक्रय का माध्यम है। यदि आपको कोई वस्तु खरीदनी है या बेचनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? मुद्रा चाहिए। जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर अपन ने पढ़ा था कि वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी, लेकिन उसमें क्या था? दोहरे संयोग की आवश्यकता थी कि यदि आपके पास गेहूं है और आपको चीनी चाहिए तो आपको ऐसा इंसान ढूंढना होता था जिसको गेहूं की आवश्यकता है और जो अपनी चीनी देना चाहता है, तो जो कि एक कठिन कार्य था। तो फिर अपन ने मुद्रा का आविष्कार हुआ और मुद्रा के द्वारा हम आसानी से किसी भी वक्त किसी भी समय अपने सामान को बेच सकते हैं और आवश्यकता के सामान को खरीद सकते हैं। तो मुद्रा का प्राथमिक या अनिवार्य कार्य क्या है? क्रय विक्रय का माध्यम या विनिमय का माध्यम। सेकंड है बच्चों, मुद्रा का जो कार्य अनिवार्य कार्य मूल्य का मापक। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर क्या दोष आया था कि यदि हम अपना गेहूं के बदले चीनी दे रहे हैं या चीनी के बदले गेहूं दे रहे हैं तो कितना दें, उसका मापक क्या है? कितने किलो गेहूं के बदले कितना किलो चीनी, या कितना किलो चीनी के बदले कितना किलो गेहूं दे। तो ये दोष था वस्तु विनिमय प्रणाली का। लेकिन मुद्रा के आने से हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई, क्योंकि मुद्रा मूल्य का मापक है कि आपको बता दिया गेहूं 30 रुपये किलो है, चीनी 40 रुपये किलो है, तो आप आसानी से वस्तुओं को खरीद और बेच सकते हैं। तो मुद्रा क्या है बच्चों? मूल्य का मापक। तो ये मुद्रा के 2 अनिवार्य या प्राथमिक कार्य हो गए। अब हम बात करते हैं मुद्रा के सहायक कार्य। तो मुद्रा के सहायक कार्यों को अपने 3 भागों में बांटा है। मूल्य के संचय के साधन के रूप में, क्रय शक्ति हस्तांतरण और भावी भुगतानों का आधार। ये भी बच्चों बहुत ईजी है। मूल्य के संचय का साधन। अब देखो, अपने वस्तु विनिमय प्रणाली में देखा था कि जो वस्तु शीघ्र नाशी थी, जो बहुत जल्दी खराब हो रही थी, तो उनके संचय की बड़ी समस्या थी। यदि आप सब्जियां उगाते हैं और आपको सब्जियां तो स्टोर कर नहीं सकते हो, तो आपको महीने भर बाद कोई आवश्यकता पड़ी तो आप क्या करोगे? तो वस्तु विनिमय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण दोष क्या था? मूल्य के संचय की जो प्रॉब्लम, तो वो हमारे मुद्रा की वजह से सोल्व हो गई। जैसे आपके पास सब्जियां उगती है आपके पास, या आप शीघ्र नाशी वस्तुओं का आप उत्पादन कर रहे हैं, तो आप क्या कर दीजिए? उसको बेच करके मुद्रा ले लीजिए पैसा। अब उस पैसों को या तो आप बैंक में जमा कर दीजिए, या पैसों के बदले आपको स्थायी संपत्ति जैसे कि तो जमीन ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, शेयर ले लीजिए। तो आप अपने उस जो आपका जो उत्पादन था उसको बेच करके जो मुद्रा है उस मुद्रा को अपन ने संचय कर लिया। तो ये क्या है? मूल्य के संचय का साधन, कि हमने जो वस्तुएं
जो हमारे पास है उसका जो मूल्य है उसको हमने संचय कर लिया ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमारे वो काम आ सके। दूसरा कार्य क्रय शक्ति हस्तांतरण। क्रय शक्ति यानी एक दूसरे को पावर देना। जैसे यदि मेरे पास पैसा है तो ये मैं धनराशि किसी और को दे देती हूँ, तो जो मैं खरीद सकती थी अब वो दूसरा इंसान उसको खरीद सकता है। इसको कहते हैं क्रय शक्ति हस्तांतरण। तो मुद्रा के द्वारा ही हम ये संभव है कि यदि आप अपना पैसा किसी को दे सकते हो, आप अपना सामान किसी को दे सकते हो, आपने आपकी जमीन किसी को दे दी है, और तो क्या हो गया, क्रय शक्ति का आपने हस्तांतरण कर दिया। तो मुझे ये संभव किसके द्वारा हुआ बच्चों? मुद्रा के द्वारा, अदरवाइज ये संभव नहीं था। तो मुद्रा के जो सहायक या द्वितीय कार्यों में पहला हो गया मूल्य के संचय का साधन, दूसरा हो गया क्रय शक्ति हस्तांतरण, तीसरा है भावी भुगतानों का आधार। तब भी मैंने कहा था वस्तु विनिमय के टाइम पे भी कि हम कोई चीज को भुगतान को स्थगित करना चाहते हैं, आज हम उसका भुगतान नहीं करना चाहते, 2 महीने 6 महीने बाद उसका भुगतान करना चाहते हैं, तो उस वक्त उस भुगतान का मूल्य कितना होगा वो हमको वस्तु विनिमय प्रणाली से नहीं पता लगता था। लेकिन मुद्रा के द्वारा हम भावी भुगतानों का मान कितना होगा उसको अच्छे से माप सकते हैं। जैसे आपका पैसा बैंक में रख रखा है, या बैंक से कोई ऋण लिया है, या आपने किसी को ऋण दिया है, या आपने कोई शेयर खरीदे हैं, तो कुछ समय के बाद जब आप इसकी वापस लेने जाते हैं, जैसे आपने बैंक में कोई पैसा जमा किया है और 2 साल बाद वापस उसको पैसा लेते हैं, या आपने बैंक से आपने कोई ऋण लिया है और 2 साल के बाद आप उस ऋण को वापस चुकाते हैं, तो उस वक्त आपको कितना पैसा चुकाना होगा, अर्थात उसमें ब्याज को जोड़ करके और हम उस पैसे का मान निकाल सकते हैं कि हमें इतना पैसा चुकाना होगा। तो ये किससे संभव हुआ? मुद्रा के द्वारा, जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा संभव नहीं था। तो मुद्रा के 3 सहायक कार्य में मूल्य के संचय के साधन, क्रय शक्ति हस्तांतरण और भावी भुगतानों का आधार। अब हम इसका तीसरा कार्य देखते हैं, आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य है राष्ट्रीय आय का वितरण। बच्चों ये है राष्ट्रीय आय का वितरण, संपत्ति की तरलता और साख का आधार। सबसे पहले अपन बात करेंगे राष्ट्रीय आय के वितरण। अपन ने देखा था ना अपना 15 चैप्टर के अंदर भी राष्ट्रीय आय का वितरण, जैसे अपन ने पढ़ा था कि देश में उत्पादन होता है, उत्पादित सामानों को बेचने से उसका मूल्य प्राप्त होता है। मूल्य क्या है? उसकी आय है। अब उस आय को क्या करता है व्यवसाय? उत्पादन के साधनों में वितरण करता है। तो यदि आय प्राप्त हुई है तो उसको उत्पादन के साधनों में वितरण कैसे किया जाए? तो मुद्रा के द्वारा यह संभव है कि राष्ट्रीय आय का वितरण उत्पादन के साधनों में किया जाए ताकि और अधिक उत्पादन हो सके, तो देश का आर्थिक विकास हो सके। तो मुद्रा के द्वारा ये बच्चों संभव हुआ है कि हम राष्ट्रीय आय का वितरण कर सके। दूसरा है संपत्ति की तरलता। तो आकस्मिक कार्य के अंदर जो दूसरा कार्य है वो संपत्ति की तरलता। जैसे बच्चों संपत्ति की तरलता का मतलब ये होता है कि आपके पास पैसा हो, तरल रूप में आपके पास मुद्रा हो, जिससे आप जिस वक्त चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। तो संपत्ति की तरलता, तो जैसे आपके पास यदि कोई जमीन है, आपके पास गोल्ड है, तो वो तरलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको आप एट ए टाइम उसको बेच नहीं सकते, उसमें आपको समय लगेगा। लेकिन यदि मुद्रा के रूप में यदि आप पैसा एज ए कैश घर में रखते हैं, आप अपने पास रखते हैं, तो किसी भी समय किसी भी परिस्थिति के अंदर आप जस्ट उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये कहलाता है मुद्रा का आकस्मिक कार्य। तो मुद्रा का आकस्मिक कार्य राष्ट्रीय आय का वितरण हो गया, संपत्ति की तरलता। और दूसरा है साख का आधार। साख मतलब कैश। बैंक के पास साख होता है, पोस्ट ऑफिस के अंदर साख होता है। तो मुद्रा की वजह से बैंक जब ग्राहकों की मांग जमाओं को जमा करते हैं, उनको ऋण देते हैं, और आपस के अंदर बैंक भी एक बैंक से दूसरी बैंक को भी साख का ट्रांसफर करते हैं। केंद्रीय बैंक होता है वो व्यापारिक बैंकों को साख का ट्रांसफर करता है, साख का कंट्रोल करता है। तो मुद्रा की वजह से ही साख का क्या हो रहा है? मुद्रा की वजह से ही हम साख का आधार है। मतलब नई मुद्रा होती तो हमारी साख में क्या होती? तो ये मुद्रा के 3 आकस्मिक कार्य हो गए, राष्ट्रीय का वितरण, संपत्ति की तरलता और साख का आधार। अब हमारा चौथा कार्य होता है अन्य कार्य। अन्य कार्य के अंदर इसके 2 कार्य हैं, एक तो है इच्छा का वाहक और दूसरा है शोधन क्षमता सूचक। इच्छा का वाहक, मुद्रा क्या है बच्चों? इच्छा का वाहक है। अर्थात यदि आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। और इच्छा क्या होती है? अल्टीमेटली मांग होती है। यदि आपको कोई वस्तु की इच्छा है और आपके पास मुद्रा है तो वो क्या बन जाती है? मांग बन जाती है। और जितनी ज़्यादा मुद्रा होगी इतनी अधिक इच्छाएं होगी, इतनी ही अधिक मांग होगी, और मांग बढ़ने से फाइनली उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो देश का विकास होगा। तो मुद्रा क्या हो गई? इच्छा की वाहक है। और दूसरा कार्य क्या है? शोधन क्षमता सूचक। बच्चों जिसके पास मुद्रा है उसके पास कैपेसिटी है, क्षमता है, वो नए उत्पादन कर सकता है, पैसा लगा सकता है, डोनेशन दे सकता है। यानी मुद्रा क्या है? शोधन क्षमता सूचक है।
जिसके पास मुद्रा है उसके पास हर कार्य करने की, हर तरह का पेमेंट करने की, हर तरह का उत्पादन करने की, संपत्ति खरीदने की, दान देने की क्षमता आ जाती है। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको मुद्रा के कार्य बताए, जो अनिवार्य, सहायक, आकस्मिक और अन्य। तो ये तो हो गए मुद्रा के कार्य। अब हम इसके अंदर देखेंगे मुद्रा का महत्व, कि मुद्रा का महत्व क्या है। तो पहला महत्व है अर्थव्यवस्था की धुरी या बाजार की धुरी कह लो इसको। जितना भी बाजार है वो किसके आसपास चलता है? मुद्रा के। यदि मुद्रा नहीं होती तो क्या ये बाजार का कोई महत्व होता? बिल्कुल भी नहीं। तो जितनी भी अर्थव्यवस्था में जितने भी क्रियाकलाप, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं, जितने भी उत्पादक कार्य हो रहे, वो सब का जो मेन आधार है, केंद्र बिंदु क्या है? हमारा मुद्रा। दूसरा है बचत को निवेश में बदलने में सहायक। जैसे बच्चों आपके पापा या कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी व्यावसायिक फर्म जब उत्पादन कार्य करती है तो कुछ तो व्यय करती है और कुछ उसके पास जो लाभ होता है वो बचत के रूप में रहता है। अब क्योंकि आपके पास मुद्रा है तो इस बचत को आप वापस क्या करते थे? निवेश कर देते। अन्य उत्पादन कार्य के अंदर आप उस पैसों का इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि गोल्ड खरीद लिया, संपत्ति खरीद ली, शेयर खरीद लिया, या कोई नए उत्पादन के साधन, नई मशीन, नया बिल्डिंग, है ना। तो ये सब क्या हो गया? ये हो गया बचत को निवेश में बदलने में सहायक। यानी मुद्रा क्या है? आपकी जो बचत है उसको वापस निवेश में बदलने में सहायक होती है, जिससे अल्टीमेटली उत्पादन बढ़ता है और देश का विकास होता है। आर्थिक विकास का आधार, जिस देश के पास जितनी अधिक मुद्रा होगी वह देश उतना अमीर होगा, आर्थिक रूप से इतना समृद्ध होगा। क्योंकि मुद्रा है तभी तो उत्पादन के साधनों के ऊपर व्यय होगा और अधिक उत्पादन होगा। तो मुद्रा क्या है? देश के आर्थिक विकास का मापक या आधार है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, मुद्रा का एक महत्व क्या है? श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। ये बात मेरे बच्चों पहले भी आपसे कही थी कि हमारे देश में क्या है? श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का अभाव है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति कई सारे कार्य करता है, लेकिन यदि उसमें क्या होता है? थोड़ा सा उसकी कार्य क्षमता कम होती है, क्योंकि वो किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन मुद्रा की वजह से यदि उसको एक कार्य के अंदर अच्छे से पैसा मिलता है तो उसी में टिका रहता है, जिससे श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण होता है, वो उस कार्य के अंदर परफेक्ट हो जाता है। तो मुद्रा की वजह से मुद्रा का यह महत्व भी है कि इससे श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण हो रहा है। प्रतिष्ठा का आधार, समाज में जिसके पास जितना अधिक पैसा अर्थात जितना अधिक मुद्रा है वो उतना अधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाता है। तो मुद्रा एक प्रतिष्ठा का सूचक भी है। और एक है आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता। बच्चों यदि आपके पास पैसा है तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे, यानी मन चाही चीज को खरीद सकते हैं, मन चाही जगह जा सकते हैं, घूम सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, विलासिता की वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो मुद्रा क्या है? आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता भी देता है। तो ये तो 5-6 हो गए मुद्रा का महत्व। अर्थव्यवस्था की धुरी, बचत को निवेश में बदलने में सहायक, आर्थिक विकास का आधार, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, प्रतिष्ठा का आधार और आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता। तो हमने पहले तो पढ़ लिया मुद्रा के कार्य और मुद्रा के महत्व। अब बच्चों कुछ अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि मुद्रा पर नियंत्रण भी आवश्यक है, क्योंकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मुद्रा बहुत अच्छी सेविका है लेकिन बहुत बुरी स्वामिनी है। क्योंकि यदि मुद्रा को हमने कंट्रोल नहीं किया, उसके ऊपर नियंत्रण नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति जैसी महत्वपूर्ण बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो मुद्रा को, जो मुद्रा का प्रचलन है उसके ऊपर कंट्रोल भी जरूरी है। समय समय के ऊपर ऐसी नीतियां बनाई जाती है जिससे मुद्रा के ऊपर नियंत्रण किया जाए। यदि मुद्रा पर नियंत्रण नहीं किया जाता है, कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो मुद्रास्फीति जैसी गंभीर समस्या आती है। और कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? याद है आपको 8 नवंबर 2016 को क्या किया था? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने विमुद्रीकरण किया था, यानी नोटबंदी की थी। 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया था। अब नोट को बंद कर देने का मतलब क्या है? तो बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी वस्तु मुद्रा तभी होगी जब उसके अंदर वैधानिकता होगी। कोई भी कागज का टुकड़ा मुद्रा नहीं हो सकता है जब तक कि उसके ऊपर उस स्पेशल व्यक्ति के सिग्नेचर न हो जिसको मान्यता मिल रही है। तो मुद्रा की वैधानिकता को समाप्त करना विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन कहलाता है, जो कि हमारे देश में अभी लेटेस्ट 8 नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोटों का वैधानिकता को समाप्त कर दिया था। जिससे क्या हुआ? काला बाजारी और जो करप्शन था वो कम हुआ, क्योंकि जो नोट थे, जो काला धन था वो उससे समाप्त हुआ। तो इसको कहते हैं कि नोटों की या मुद्रा की वैधानिकता को समाप्त करना, इसे ही विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। और इसकी वजह से काला धन के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। तो ये बात हो गई कि मुद्रा पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है और समय समय पर सरकार इसके लिए नीतियां भी बनाती रहती है।
तो बच्चों आज हमारा जो 17 चैप्टर था मुद्रा, अर्थ, कार्य और महत्व, आज इस टॉपिक के साथ अपना एंड होता है। तो आप इस लेसन को अच्छे से पढ़िए। इसकी जो मैंने 3 वीडियो बनाई है, पहले में वस्तु विनिमय और मुद्रा का प्रारंभिक ज्ञान दिया, सेकंड में मैंने मुद्रा की परिभाषाएं दी, मुद्रा की पूर्ति के बारे में बताया, और थर्ड वीडियो के अंदर अपन ने देखा मुद्रा के कार्य, महत्व और डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण। तो तीनों वीडियो को बच्चों अच्छे से देखिए, और तीनों वीडियो के बाद तीनों वीडियो से रिलेटेड मैंने फोटो अपलोड किए, जिससे आप आपके नोट्स बना लीजिए ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अब हम फिर से मिलेंगे 18 चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।